हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपकी क्लास स्टडी ऑल ओवर में। और देखते हैं आज जैसे हमारा कल से कंटिन्यू 2 दिन से विद्युत के बारे में कुछ चैप्टर चल रहे हैं, कुछ परिभाषाएं देखते हैं। विद्युत के बारे में थोड़ा आगे की परिभाषाएं देखते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करती हैं। और खासकर देखो, इस क्लास का थोड़ा इंट्रो समझ लो कि इस क्लास में जो भी जैसे आप विद्युत भाग वाला वोल्ट है, विभवांतर, प्रतिरोध, चालकता, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल मोरली समझ में आनी चाहिए। या अक्सर क्या होता है, हम याद तो कर लेते हैं लेकिन हम एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो इस क्लास में आपको यही मिलने वाला है कि आप 5 से 6 मिनट अगर इस क्लास को देंगे, 5 से 10 मिनट, तो उसमें आपको रिलेटेड स्टडी मिलेगी, एक दूसरे से रिलेट करते हुए, ताकि आप काफ़ी टाइम तक उसको याद रख सको। ठीक है, साइंस स्पेशल क्लास है जिसमें फिजिक्स का आज हमारा ये चैप्टर है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही रहता है वैसे तो, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। ठीक है, हम देखते हैं विद्युत के बारे में। तो जैसे हमने कल जाना था विद्युत के बारे में कि आवेश का जो आवेश होते हैं, आवेश 2 प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव। कल हमने बताया था ना आपको कि जैसे ये बोर्ड है, ये कुछ नॉन, ये जैसे कुछ धातुओं में ही मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है, अगर में क्यों फ्लो नहीं होती, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। उसी से आगे का है आज आवेश के। जैसे आवेश हमने यहाँ तक कर लिया था, चालकता वगैरह। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, जैसे जैसे उसकी परिभाषा थी, जैसे हमारे पास परिभाषा थी विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल क्या होता है, एक फोर्स होता है, एक प्रेशर होता है। जो हमारे पास 2 आवेश थे, जैसे हमने मान लो हमारे पास एक डिवाइस है, हमारे पास एक फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, एक फ़ोन है, हमें इसको चार्ज करना है, हमें इसको चार्ज करना है, चलाना, तो हमें आवेश की ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं से। या मान लो हमारे पास ये एक टीवी मान लो इसको, ठीक है, टेलीविज़न। ठीक है, अब हम अगर हमारे पास ये टेलीविज़न है तो हमें इसको चलाने के लिए इसको आवेश की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कहाँ से, कहीं ना कहीं से आवेश जनरेट करेंगे, यानी आवेश लेकर आएंगे। तो वो आवेश जो हम जब लेकर आएंगे तो वो कहलाता है उसका आवेश का स्थानांतरण। स्थानांतरण स्थानांतरण होता है आवेशों का। यानी एक आवेश था, जब हमने इस आवेश को स्थानांतरित किया तभी वो धारा प्रभावित होगी, धारा प्रवाहित होगी। प्रभावित और प्रवाहित में अंतर है। तो प्रवाहित होगी जब वो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन मतलब गति करेंगे, तो वो जनरेट करेंगे, तब वो धारा कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, ये क्लियर हुआ। उसके बाद आप देखिए, जैसे विभवांतर हमने कल बता दिया था। तो प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, आज हमारी ये परिभाषा है प्रतिरोध। देखो, प्रतिरोध का जो रियल मतलब होता है, प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में रुकावट डालना। धारा का मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये जैसे मैंने कल बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन जैसे कोई भी पदार्थ होता है, जैसे पदार्थ होता है, तो ये आपके पास एक पदार्थ है, इस पदार्थ में क्या होंगे, छोटे छोटे ये अणु परमाणु से मिलकर बना होगा। सबसे छोटा क्या होगा इसका, अणु, जिससे ये बनेगा। इसके भी और टुकड़े कर दो तो क्या बनेगा, परमाणु। और परमाणु के भी अगर मैं टुकड़े कर दूँ तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे अगर हम नाभिक की संरचना देख लेते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे। ये मुक्त वाले इलेक्ट्रॉन होंगे जो पूरी तरीके से फ्री होंगे। अच्छा, 2-3 दिन से यही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मतलब धारा जैसे इसमें प्रवाहित क्यों नहीं हो, जैसे मैं कह रहा हूँ मार्कर है, इस मार्कर में धारा प्रवाहित क्यों नहीं हो पा रही। तो देखो, धारा प्रवाहित होने का रीज़न ये है कि इसमें इसलिए प्रवाहित नहीं हो पा रही क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि और ये जो चालक चीज़ें होती हैं, चालक जिसमें चालकता का गुण होता है, जिसमें आवेश आसानी से प्रवाह किया जा सकता है, वो चालक वस्तुएं कहलाती हैं। और जिसमें नहीं किया जाता वो अचालक कहलाती है। जैसे ये मार्कर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके भी अंदर है, ये बोर्ड है इसके भी अंदर है, ये घंटा टंगा इसके भी अंदर है, लेकिन क्या है कि वो पूरी तरीके से मुक्त नहीं है। वो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो आपके मुक्त नहीं है। हाँ, ठीक है, तो वो उस पर फ्लो करता है। ठीक है, अब देखो, कॉन्सेप्ट समझा करो किसी भी चीज़ के, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, आगे तक काम देता है। उसके बाद विभवांतर हो गया था हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब है कि अब जैसे मान लो हमारे पास एक तार है, एक वायर है, हमारे पास एक पतला सा वायर है। इस वायर में मान लो ये हर एक पदार्थ का अपना गुण होता है कि वो प्रतिरोध लगाता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। देखो, प्रतिरोध को समझो, प्रतिरोध का मतलब है रुकावट। रुकावट, और रुकावट किसके लिए, तो वो धारा के मार्ग में। धारा का मतलब तो करंट बह रहा है धारा के मार्ग में, इस धारा के जो मार्ग में रुकावट डालता है वो कहलाता है हमारा प्रतिरोध। ठीक है, आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज करो ये तार है, इस तार में हमने मतलब धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित होने का मतलब है सीधे सीधे इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है।
जैसे धारा का मतलब है आप समझो सीधे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमने एक बल्ब लगा दिया इसमें, ठीक है, ये बल्ब लगा दिया, जैसे हमने एक बल्ब लगा दिया या एक कोई और डिवाइस लगा दी, तो वो जो होगी इस धारा के प्रभाव को रोकेगी, यानी उस धारा का जो मान जो धारा चल रही थी उस धारा को रोकने का प्रयास करेगी, तो वो कहलाता है प्रतिरोध। ठीक है, इसी प्रकार से देखो इसका एक अपोजिट देख लो, चालकता। प्रत्येक पदार्थ की दो कंडीशन होती है, या तो वो प्रतिरोध लगाएगी या वो चालकता लगाएगी। चालकता का मतलब होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से फ्लो हो सकते हैं, तो वो कहलाती है चालकता। जो जी होती है जिसकी अपोजिट होती है, यानी देखो प्रतिरोध होता है आर, जिसे हम तो वो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा ओम। आपको याद ही है, ये कोई छोटी मोटी चीजें हैं लेकिन ये याद रखना, ठीक है, ओम। लेकिन इसके अपोजिट जो होता है वो होती है चालकता, यानी कि ये तो धारा को रोक रही है, जबकि चालकता क्या होती है धारा को प्रवाहित करना। जो धारा थी हमारी, धारा को इसको क्या करना, प्रवाहित करना, उसको और फोर्स करना, प्रवाहित करने के लिए उसे एक्सेप्ट करना, मतलब उसको और प्रेरित करेगी, तो वो क्या कहलाएगी आपकी जी, यानी कि चालकता। ठीक है, और ये हर एक पदार्थ का गुण होता है। ये जो होगी ये जी बराबर होगी 1/r। देखो अब आप ऐसे समझा करो, देखो अब जैसे क्वेश्चन, अब आप कहते हो क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, क्वेश्चन समझो क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, वो कहेगा कि धारा एक चालक है। चालक का मतलब आप समझ गए हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आसानी से फ्लो हो जाए। होते सब में है, चालक अचालक सभी में होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन जो आसानी से फ्लो हो जाए वो कहलाते हैं चालक, और जो आसानी से फ्लो ना हो वो कहलाते हैं अचालक। हर एक ब्रह्मांड में जो भी कुछ पदार्थ है सब में, सबके अंदर पूरा पदार्थ जो होता है वो अणु परमाणु से मिलकर बना। अणु परमाणु का एडजस्ट करते हैं जब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो सब जगह होते हैं, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना हो। लेकिन होता क्या, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। तो जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देख लो पहले कि जी का मान, तो जी का वो कहेगा कि चालकता किस पर निर्भर करती है। जैसे वो कहने लगे कि चालकता का मान बढ़ाने पर, उसने कहा कि चालकता का मान बढ़ाया। देखो अगर किसी पदार्थ में चालकता का अगर मान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ये इसके जस्ट अपोजिट है, यानी कि जी इंडेक्टली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। इसका मतलब है कि उसके अपोजिट, यानी अगर देखो जी का मान बढ़ेगा, यानी जी का मान का मतलब है जी का मान अब चालकता बढ़ेगी उसकी, तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा, यानी वो रुकावट लगाना कम करेगा। अच्छा एक चीज़ और देखना, एक अभी हमसे रह गया विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में देखते हैं। एक जो हमारा रह गया अभी विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, देखो विशिष्ट प्रतिरोध को समझो, ठीक है, अभी क्लियर हो गया। क्योंकि अब देखो एक होता है प्रतिरोध, एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को इसे हम सिग्मा करते हैं। ये देखो ये होता है, देखो ये होता है रो, होता है रो, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम रट लेते हैं, इसको समझ लो होता क्या है। होता क्या है कि जैसे अगर ये विशिष्ट प्रतिरोध ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति किसी भी पदार्थ का वह वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, जिसमें देखो यहाँ पे ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये तो प्रतिरोध है लेकिन ये विशिष्ट प्रतिरोध है कि एल अपॉन ए, यानी कि वो उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा। यानी अगर उसकी लंबाई बढ़ाओगे, देखो अब यहाँ से अगर मैं आर का रिलेशन इससे निकालूँ तो एल जो है इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती। अगर मैं इसका मान बढ़ाऊंगा तो आर का मान भी बढ़ेगा। यानी अगर आपने प्रतिरोध का मान बढ़ाया तो उसकी लंबाई का मतलब, अगर उसने लंबाई का मान बढ़ाया तो उसका प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। लेकिन जो उसका क्षेत्रफल है, अगर उसका क्षेत्रफल का प्रतिरोध का मान बढ़ाया तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, यानी कि ए जो है वो कितने है 1/में है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/a के। यानी कि अगर ए का मान कम हो जाएगा, अगर ए का मान आप कम करोगे तब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और आगे इन्हें मैं कंटिन्यू कराता रहूँगा, अभी फिलहाल में समझ में नहीं आया तो कोई भी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखो विशिष्ट प्रतिरोध यही कहलाता है कि वो उसकी निर्भरता पर डिपेंड करेगा, हर एक का अपना एक एग्जैक्ट प्रतिरोध होगा, तो वो कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। एक तो है नॉर्मल प्रतिरोध जो सभी लगाते हैं, लेकिन विशिष्ट का मतलब है उसी एक पदार्थ का। जैसे अगर मैं कॉपर का कहने लगूँ तो कॉपर का एक विशिष्ट प्रतिरोध होगा, ये जैसे परम हो जाता है उसी कंडीशन में। ठीक है, अभी फिलहाल अगर ना भी समझ पाए तो मैं आगे करा दूँगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ जो अक्सर मैं 2-3 दिन से देख रहा था कि वो ज़्यादातर ना, अब जब वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज किसने की, ये सब चीज़ें तो सबको याद रहती है, सब पूछता है। अब देखो जैसे ये होती है, ये 2-3 चीज़ें देख लो, इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन, एक होते हैं न्यूट्रॉन।
हम पहले यही देख रहे हैं कि नाभिक है, नाभिक, ठीक है। नाभिक में क्या होते हैं, ये परमाणु की संरचना है, ठीक है। ये देखो बेसिक चीज़ें जरूरी होती हैं, अगर आपको बेसिक नहीं आती है तो आप पूरी नींव नहीं बना सकते, तो इसलिए बेसिक पर ज़्यादा फोकस किया करो, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब देखो चलते रहा, धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा, धीरे धीरे ही मतलब 2-4 टॉपिक भी हम पढ़ेंगे तो वो कंटिन्यू चलता है। परमाणु की संरचना में यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ये सब खोल होती है, ठीक है। प्रोटॉन में पूरे 7 न्यूट्रॉन होते हैं और ये यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये फ्लो हो रहे होते हैं यानी गति कर रहे होते हैं। तो देखो कई बार ये पूछता है कि एक तो ये तो हुए सिंबल यानी प्रतीक, इनका एक बार तो पूछता है मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, और एक इनका पूछता है आवेश। देखो आवेश तो मेरे ख्याल से इनका सभी को पता होगा, तो देखो इस पे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, निगेटिव का कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻, यही होता है, सबको पता है, 6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻, और ये सी होता है, सी का मतलब यहाँ कूलॉम से होता है, ठीक है। प्रोटॉन का क्या होता है, प्रोटॉन का होता है प्लस के हो जाता है, देखो आवेश प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻। आपने कभी सोचा कि इस पे सेम और इतना ही आवेश क्यों होता है, ये भी बताऊंगा मैं भी आपको। और देखो न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता, शून्य होता है। अब एक होता है इनका मास, देखो इनका मास ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया, देख लेना, इनको याद भी कर लेना, 2-3 बार खुद भी लिखोगे तो आराम से याद नहीं आता। इसका मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये देखो सोचो अभी, और इसका होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये होता है किसका, प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन का होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखो ये सेम रहता है। अच्छा देखो आपने ये देखा 1.672 इंटू 10⁻⁻27 और ये है 1.674 इंटू 10⁻⁻27। ये देखो रीजन कहाँ निकलता है, जैसे आप देख लो ना सोडियम, जैसे Na होता है सोडियम, देखो इसको कैसे देखेंगे हम, Na होता है सोडियम यानी कि 11वें नंबर का, 11वें नंबर का इसका परमाणु क्रमांक है। ये क्या होता है इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। क्यों हुआ परमाणु क्रमांक, क्योंकि ये 11वें नंबर पे खोजा गया। जैसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फिर है सोडियम, ठीक है। ये कुछ आगे हो गया ना, एक देखो ये पहले नंबर पर खोजा गया, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, 4 पे, ये 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, ये 9 पे, फ्लोरीन 9 पर, फ्लोरीन 9 पर, और ये नियोन 10 पर। एक्रिया गैस होती है ना 2, 8, और उसके बाद आता है 11वें नंबर पे सोडियम, ठीक है। अच्छा अभी आपने सोचा कि 11वें नंबर पे जिससे खोजा गया, एक तो ये होता है परमाणु क्रमांक, ये मैंने लिखी क्रमांक इसको। देखो परमाणु का मतलब ये परमाणु खोजे गए, इनके परमाणु, और क्रमांक का मतलब कौन से क्रम पे कौन सा खोजा गया। इसी प्रकार से आता है परमाणु भार, ठीक है। जैसे ये आता है, इसके बाद ये तो क्रमांक होंगे, सर रोज देखा करोगे तो रोज आराम से सारे रिवाइज होते रहेंगे, तो आपको केवल देखते ही आप समझ जाओगे कि हाँ किसका कितना वेट करता है, ठीक है। परमाणु भार होता है, परमाणु भार, जैसे हाइड्रोजन का एक ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, एक ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। 3 इसके आइसोटोप होते हैं, वो भी बात करेंगे। हीलियम है ना, इसी प्रकार से देखो जैसे जैसे इसके बढ़ते हैं, जैसे कार्बन का है कितना हो जाता है, 6 गुणा 2 यानी 12 हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका कितना हो जाता है, 14 हो जाता है, इसका 16 हो जाता है। आपने कभी ये सोचा, ये यहाँ तक देख लो, उसका सोडियम का 23 हो जाता है। अगर आपने देखा कि ज़्यादातर का तो दुगना हो रहा है, किसी का दुगने से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये 23 क्यों हुआ, यानी दुगने से क्यों बढ़ जाता है, तो आपने देखा वो क्यों बढ़ता, वो इसलिए बढ़ता क्योंकि 1.67 इसका जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का जो मास होता है, देखो कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे ये नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यही इन दोनों का मास डिसाइड करेंगे, यानी कि ये दोनों मास डिसाइड करेंगे इसका, यही तो दोनों मिलकर मास बनाएंगे किसी भी पदार्थ का। अब देखो सेम हुआ 1.672 लेकिन 1.674 तो दुगना हो गया, जैसे यहाँ पे दुगना हुआ, क्या था इसका 6 का 12 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दुगने से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं एडजस्ट करके ये 23 बन जाता है, ठीक है। अब क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमने सब कुछ पढ़ लिए थे, और ये आगे हम विद्युत पढ़ रहे थे। देखो विद्युत में ये सब चीज़ें जरूरी होती हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें याद कर लेना, समझ आ गई होगी। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। देखो इसको क्लास को आप ऐसे समझो, इसमें मैं सारा सिलेबस कराऊंगा, खासकर देखो फिजिक्स जो अभी चल रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायोलॉजी और पॉलिटी की आपने 2-3 क्लासें देखी होंगी, और जल्दी ज्योग्राफी भी स्टार्ट होने वाली है, गुरुजी कराएंगे हमारे यहाँ पर, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में खुद कराऊंगा। इकोनॉमिक्स आप समझते हो ना, इकोनॉमिक्स बहुत आसान चीज़ होती है इकोनॉमिक्स, बस उसको ज़्यादा करंट से रिलेट करके पढ़ना होता है। कंप्यूटर अगर पढ़ना चाहो, कंप्यूटर क्लास भी स्टार्ट होगी, कंप्यूटर में मतलब बायोलॉजी, ये सब कुछ मतलब रिलेट करते हुए एक दूसरे से बिल्कुल फोकस में मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और ये साइंस सबके लिए, एनटीपीसी ग्रुप भी जितने लिए, जब तक डेट नहीं आ रही है तब तक प्रिपरेशन करते रहो, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करते रहो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। देखो कॉन्सेप्ट पर जाओ, कॉन्सेप्ट पर जाओगे तो एकदम से माइंड पे क्लिक करेगा, रटने या वटने का। इसलिए तो मैं कहता हूँ यहाँ इस क्लास में सब कुछ यही चीज़ मिलती है, बहुत डिफरेंट। इस क्लास को करने का ही मतलब ये है, इसमें कोई लाइक वाइक वगैरह का कोई राग नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको अच्छा लगता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लेकिन इसका जो बनाने का मतलब मेरा ये है व्यूज व्यूज का, इसका मतलब ये होता है ताकि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आप डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो किताबी लैंग्वेज होती है। तो इसलिए वो चीज़ अगर हम कोई भी किसी भी चीज़ को आपस में रिलेट करके पढ़े, जैसे जो हमारे आसपास घटित हो रहा है उससे रिलेट करके पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा काफ़ी टाइम तक याद रहता है। तो इसलिए इस क्लास को चलाने का मेरा मोटिव था, ठीक है। फिर आप समझ गए होंगे। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।